जी हाँ दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर जी एक महान फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और इन्होंने कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम हम सुनते हैं, हम याद करते हैं उन्हें भी इंस्पायर करने में विनायक दामोदर सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों याद रखिए, विनायक दामोदर सावरकर जी को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी, अंग्रेजों ने बहुत सजाएं दी, लेकिन उन्होंने अपनी किताब और अपनी राइटिंग्स के जरिए बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डाला जनरेशन्स पर और फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट यानी पहले 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर पहले 2 पार्ट देखिए। दोस्तों, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन में हमने अभी तक एंशिएंट पीरियड की इंडियन हिस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है उसके बारे में जाना, साथ ही साथ हमने मुगल एम्पायर और बखर के बारे में भी जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें कवर करेंगे, जिसमें नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में कैसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स के साथ डील किया गया है, कैसे अलग अलग ओपिनियंस हमारे सामने रखे गए हैं और कैसे नोटेबल स्कॉलर्स ने इंडियन ट्रेडिशन में हिस्टोरियोग्राफी को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पर, हम यहां पर दोस्तों लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी स्टडीड अबाउट बखर एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न पीरियड। जी हां दोस्तों, बखर के बारे में हमने जाना, देखा कैसे वो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ऑफ द मिडिवल पीरियड। हमने देखा सभासदांची बखर, इसके अलावा पानीपताची बखर, हमने देखा होलकरांची कैफियत के बारे में, और इसी के साथ साथ मॉडर्न पीरियड में कैसे ग्रैंड डफ की राइटिंग ने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को कैसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, कैसे पोर्ट्रेट ढंग से नहीं किया, और इसकी वजह से कई हिस्टोरियंस ने उसे क्रिटिसाइज भी किया। तो ऐसी अलग अलग जानकारियों के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहली बात आती है वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स की, और इसमें सबसे प्रमुख है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। जी हां दोस्तों, हम एक कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी। 150 सालों तक उसने हम पर राज किया और उन्होंने जो हिस्ट्री हमारे बारे में प्रेजेंट की, उसी हिस्ट्री को कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, गुलामी की जंजीरों में हम बंधे हुए थे। अंग्रेजों ने हम पर 150 सालों तक हुकूमत की और हमें अपनी कॉलोनी बनाकर रखा, और उसी दौरान जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हमारे बारे में हिस्ट्री लिखी, उसे हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। The early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries। यानी इंडिया के बारे में इतिहास लिखने वाले सब शुरुआती दौर में जो लोग थे वो या तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या तो क्रिश्चियन मिशनरीज थे। दोस्तों, their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture। यानी ज्यादातर इन ब्रिटिश ऑफिसर्स की किताबों में, इन क्रिश्चियन मिशनरीज की किताबों के अंदर ये देखा गया कि they had a prejudice, they had a style where they ridiculed Indian culture। हमारे कल्चर को बहुत ही खराब तरीके से प्रेजेंट किया, इंडियन संस्कृति को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, साथ ही साथ ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश की कि भैया ये तो गरीब हैं, पिछड़े हैं, एकदम गए गुजरे हैं, हमने इन्हें कॉलोनी बना करके डेवलप करने की कोशिश की, एजुकेशन देने की कोशिश की और इन्हें अच्छी लाइफ देने की हम कोशिश कर रहे हैं और हमने ही इन्हें अच्छा बनाने की कोशिश की है, ये तो भैया कुछ भी नहीं थे। Their writings were used to justify the colonial British rule। अपनी राइटिंग्स के जरिए उन्होंने हमेशा ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भैया कॉलोनियलिज्म जो है वो तो सही है, वो राइट है, और कॉलोनियलिज्म नहीं होता तो ये तो पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते। The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922-1937 CE are distinct examples of colonial historiography। तो ये कुछ उदाहरण हैं colonial historiography के। Cambridge History of India ये एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर इस किताब के जरिए 5 वॉल्यूम्स ऐसे बने जिसके जरिए उन्होंने colonialist historiography जो है हमारे सामने प्रेजेंट की। तो ये पहला दौर था आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ये पैराग्राफ आपको नोट डाउन कर लेना है। दोस्तों, इसके आगे अगर हम जाएं तो बात आती है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की।
दोस्तों याद रखिए, हर अंग्रेज तो खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यूरोपियंस थे, कुछ ऐसे लोग थे जो क्यूरियस थे, जो उत्सुक थे हमारी संस्कृति और हमारे ट्रेडिशन को जानने के लिए। देयर वर सम स्कॉलर्स, यूरोपियन स्कॉलर्स, जो ये देखना चाहते थे कि यार इस कल्चर में क्या खास है, इस ट्रेडिशन में क्या खास है, इनकी क्या हिस्ट्री है। दे वर एक्साइटेड, दे वर एडमायरिंग एंड रिस्पेक्टिंग आवर ट्रेडिशन। और ऐसे लोगों की हिस्ट्री राइटिंग को हम ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, हर अंग्रेज खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो बाहर बैठकर हमारे बारे में अच्छा भी सोचते थे, हमें एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे हमारे ट्रेडिशन की, और उनकी लिखी गई हिस्टोरियोग्राफी को हम ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। सम ऑफ दोज स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। जी हां, these scholars were known as ओरिएंटलिस्ट। और जब इन स्कॉलर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनका नाम बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही आगे से लिया जाता है, क्योंकि फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने डिटेल रिसर्च किया संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर। इन्होंने बारीकी से समझा, जाना, परखा इस संस्कृत लैंग्वेज को, और इसकी खूबी और मिठास के जरिए इन्होंने ये कहा कि भैया संस्कृत लैंग्वेज जो है ना, ये मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हो सकती है, सबसे प्राचीन काल लैंग्वेज है, और इसके जरिए कई और लैंग्वेजेस बनी हो सकती हैं। उनकी किताब द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट ये काफी पॉपुलर रही, और साथ ही साथ फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने हितोपदेश जो संस्कृत टेक्स्ट था उसे जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव उन पर रहा होगा, और इसी हिस्टोरियोग्राफी को हम ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, फ्रेडरिक मैक्स मुलर डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। इन हिज ओपिनियन, संस्कृत वाज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत literature. He first translated Sanskrit text of हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। हितोपदेश को उन्होंने ट्रांसलेट किया संस्कृत से जर्मन लैंग्वेज में। साथ ही साथ ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर। ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा। जी हां, आपने वेदों के बारे में सुना होगा दोस्तों। ऋग्वेदा को भी इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए दुनिया तक संस्कृत की आवाज को पहुंचाया, which has been published in 6 volumes. He translated ऋग्वेदा in German. दोस्तों कई अलग अलग क्रिटिसिज्म तो होते ही हैं, उसी प्रकार ओरिएंटलिस्ट की हिस्टोरियोग्राफी के बारे में भी ये कहा जाता है कि भैया ये जो थे जानबूझ के तारीफ कर रहे थे, इनको भी आखिर तो कॉलोनियलिज्म करना था, इनको भी इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर यहां पर देश में घुसना था, इसलिए ये लोग बाहर से तारीफ कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इन्होंने कई चीजें अच्छी अच्छी हमारे संस्कृत और हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन के बारे में अपनी किताबों में कही है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब कहानी आगे बढ़ती है। देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको रिकैप दे दूं पूरे चैप्टर का, तो शुरुआत हुई एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी से। एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी में आपको याद रखना है किंग हर्षास बायोग्राफी, हर्ष चरित्र रिटन बाय बाणभट्टा। उसके बाद स्लोली हम आगे बढ़े, राज तरंगिनी कल्हानाज कश्मीर के ऊपर किताब, उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी, यहां पर तारीख फिरोज शाही की बात हुई। उसके बाद बाबर और अकबर की हमने देखी, तुजू के बाबरी और अकबरनामा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, यहां पर मराठाज आ गए बखर के साथ, और बखर एक एंशिएंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया मिडिवल पीरियड का, जिसमें हमने सभासद बखर, पानीपताची बखर, होलकरांची कैफियत जैसी कई अलग अलग चीजें देखी। तो हिस्टोरियोग्राफी ये स्लोली स्टडीली आगे बढ़ रही। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, मॉडर्न पीरियड आया, और मॉडर्न पीरियड ने अंग्रेजों ने प्रेजेंटेशन दिया अपना हिस्टोरियोग्राफी का। अब ये हमें पसंद नहीं आया, हमें ऐसा लगा कि यार ये तो गलत लिख रहे हैं हमारे बारे में, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों हमारे हिस्टोरियंस ने ये बेड़ा उठाया कि हम अपने प्राइड को वापस हासिल करके रहेंगे, हम अच्छे से हमारे रीडर्स तक हमारा एक्चुअल गोल्डन एरा जो है हिस्ट्री का वो प्रेजेंट करेंगे। और उसी राइटिंग को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। यस, हिस्ट्री रिटन बाय आवरसेल्व्स, हमने खुद लिखा हमारे देश के गोल्डन एरा के बारे में, और उस हिस्ट्री को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of Indian readers। यानी ज्यादातर ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, इनकी कहानियों में, इनकी राइटिंग्स के अंदर ये चीज छलकती है, इंक्लाइनेशन होता है कि भैया ये लोग जो है अपना प्राइड वापस लाना चाहते हैं। जो अंग्रेजों ने गलत गलत लिख दिया था उसे ये क्रिटिसाइज करते हुए सही बात जो है इंडियन रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। देयर राइटिंग्स वर नोन एज
nationalistic historiography. Nationalistic writings in Maharashtra were inspired by विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। जी हाँ दोस्तों, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जी ने इंस्पायर किया मराठास को, मराठी लोगों को, जिन्होंने ऐसी राइटिंग्स को शुरू किया। यस, ही क्रिटिसाइज्ड द प्रेजुडिस्ड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। बहुत ही लताड़ा इन्होंने चमाट मारते हुए हिस्टोरियंस जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी बातों को गलत साबित करते हुए इन्होंने सही राह दिखाया, सही डायरेक्शन दिखाया। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से जो दौर शुरू हो रहा है वो आप समझ पाएंगे। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, अपनी कहानी अपनी जुबानी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये दो अहम जो हैं किरदार जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, महान कैरेक्टर्स हैं, और इनके रिलेटेड दो आंसर्स भी आपके टेक्स्ट बुक में हैं जो आपको बहुत काम आएंगे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। ये हैं विनायक दामोदर सावरकर और वी.के. रजवाड़े जी। इनकी बात हम आगे करेंगे दोस्तों, फिलहाल इतना समझ लीजिए नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में अब बढ़ चढ़कर सभी हिस्टोरियंस हिस्सा लेने लगे थे। सभी देशवासी जो थे, जिसमें ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में एजुकेशन लिए हुए, हासिल किए हुए जो भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लिखना अब शुरू कर दिया था। दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड ऑल्सो फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। तो इन पर इल्जाम लगाए गए कि भैया आप लोग सिर्फ है ना इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री को ही अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फैक्ट्स नहीं मानने हैं, आप जो है सच्चाई नहीं बयां कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने भी बहुत कुछ किया है। ये सारी बातें इनको क्रिटिसाइज करते हुए अंग्रेज कहने लगे। इसका मतलब बहुत सिंपल था, इनको मिर्ची लग गई थी। यस, ब्रिटिशर्स जो थे वो जलने लगे थे। इनको समझ में आ गया था कि अब जो है इंडियंस जाग चुके हैं, वो खुद की हिस्ट्री खुद लिखने लगे हैं, तो यहां पर उन्हें प्रॉब्लम फील हुई और इसीलिए वो लोग क्रिटिसाइज करने लगे। यस, महादेव गोविंद रानाडे, मैं अभी कुछ नाम लूंगा दोस्तों फटाफट से एकदम, इनमें से एटलीस्ट 3 से 4 नाम नोट डाउन करके ले लीजिएगा। ये वो महान हिस्टोरियंस हैं, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने वो बीड़ा उठाया नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी को अच्छे से प्रेजेंट करने का। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड अनंत सदाशिव अल्टेकर। जी हां दोस्तों, ये वो नाम हैं जिन्होंने नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को प्रखरता से, बहुत ही अद्भुत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया। यस, दे आर द नेम्स ऑफ सम रिनाउंड स्कॉलर्स अमंग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस। और इन्हीं नामों में से दो बहुत ही अहम नाम, जिसमें सबसे पहले वी.के. रजवाड़े, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वी.के. रजवाड़े, या हम कह सकते हैं उनकी स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, उनका क्या ओपिनियन था। नोटेबल स्कॉलर में सबसे अहम वी.के. रजवाड़े, याद रखिए, ही इज अ वेल नोन historian known for his writings in Marathi on varied subjects, यानी अलग अलग विषयों पर वो लिखते थे। फिर वो हिस्ट्री हो गया, लिंग्विस्टिक्स भाषाओं के ऊपर हो गया, या सामान्य ज्ञान के ऊपर, इटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग विषयों पे अपना ओपिनियन देते थे और बहुत ही बखूबी लिखते थे। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। आपण स्वतःचा इतिहास लिहायचा, दुसऱ्यांच्यावर का अवलंबून राहायचं। वाय वी शुड टेल अदर्स टू राइट अवर हिस्ट्री, वी विल राइट। हम क्यों दूसरों की लिखी हुई हमारे बारे में कहानियां पढ़ें, क्यों ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे बारे में गलत लिखें और हम पढ़ते रहें। हम हमारा इतिहास खुद लिखेंगे। ये एक अहम बात वी.के. रजवाड़े ने की, वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। जी हां, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने ये एक अहम किताब थी जिसकी 22 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे और बहुत ही जबरदस्त प्रीफेस भी लिखा था। He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. प्रीफेस हर किताब की शुरुआत में होता है दोस्तों, और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। He stated, history is the all-inclusive इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज, यानी उनका कहना बहुत ही सिंपल था। जैसे वोल्टेयर ने कहा था दोस्तों, उसी प्रकार वी.के. रजवाड़े कहते हैं कि भैया हिस्ट्री संकुचित नहीं है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं है कि राजा महाराजाओं के बारे में लिख दिया, किसी वॉर के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इज एन ऑल इन्क्लूसिव इमेज, ऑल इन्क्लूसिव, सगळंच आहे त्याच्यामध्ये। फिर वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, इंसान से जुड़ी हुई, इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज में हिस्ट्री होती है। और वही यहां पर कहा गया है, हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। यस, इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरेसीज एंड वॉर्स फॉर सीजिंग पावर, यानी सिर्फ लड़ाई झगड़े, सिर्फ मारपीट, सिर्फ बैटल या सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां इतिहास नहीं होता है। ही इंसिस्टेड,
he insisted the history should be written only using authentic documentary source। जी हाँ, जैसा कि हमने नोटेबल स्कॉलर्स में भी पढ़ा था दोस्तों, ये भी वही मानते हैं कि हिस्ट्री जो है इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, कोई ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के जरिए, सोर्सेस के जरिए ही हमें अच्छी और सही तरीके से हिस्ट्री को प्रेजेंट करना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट शख्स की ओर। दोस्तों याद रखिए, ये हैं हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर, एक महान वक्ता, एक जबरदस्त राइटर और एक इंस्पिरेशन फॉर ऑल। जी हां दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर जी एक महान फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और इन्होंने कई जनरेशंस को इंस्पायर किया। दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम हम सुनते हैं, हम याद करते हैं उन्हें भी इंस्पायर करने में विनायक दामोदर सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों याद रखिए, विनायक दामोदर सावरकर जी को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी, अंग्रेजों ने बहुत सजाएं दी, लेकिन उन्होंने अपनी किताब्स और अपनी राइटिंग्स के जरिए बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डाला जनरेशंस पर और फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड in triggering of the independence movement of the Indian people against the British। याद रखिए दोस्तों, जो एक ठंडा सा पड़ गया था माहौल, 1857 में हमने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, झांसी की रानी मंगल पांडे बहुत लड़े थे लेकिन हार गए। अंग्रेज जो थे उनकी नींव हिला दी, पूरी तरह से जड़ से हिला दिया था अंग्रेजों को, और फिर उसके बाद अंग्रेजों को अक्कल आ गई, हालांकि अंग्रेजों ने हमें हरा दिया, अंग्रेजों को अक्कल आ गई कि यार इनको डिवाइड करो, इनको अलग अलग करो, तभी इन पे राज कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक हो गए तो हमें भगा देंगे। तो ये जो है बात, वो जब अंग्रेजों को समझ में आई तो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करने लगे और हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था थोड़ा ठंडा पड़ गया था। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ने इस ठंडे पड़े मूवमेंट को फिर एक बार आग दी, फिर एक बार ट्रिगर किया, फिर एक बार बूस्ट किया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान विनायक दामोदर सावरकर का है, यानी स्वतंत्र वीर सावरकर जी का है। जी हां दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और याद रखिए, इसी की वजह से द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू, यानी ऐसी किताबों की वजह से कई रीजनल हिस्ट्रीज के बारे में भी लिखा जाने लगा। फिर वो मराठा का इतिहास हो, पंजाब का इतिहास हो, राजस्थान के महाराणा प्रताप जैसे कई अलग अलग जो रीजनल हिस्ट्रीज थी ना, उसे भी तवज्जो मिलने लगा, उसे भी इंपॉर्टेंस मिलने लगा। एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वाज ड्रॉन टू द जियोग्राफिक कंडीशंस एंड हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन रीजन्स एज वेल, यानी स्लोली एंड स्टेडीली नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी जो थी इसे मोमेंटम मिला और हम आजादी की लड़ाई की ओर एक कदम आगे बढ़ गए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप वीर सावरकर जी के इस योगदान को समझ पाए होंगे, वी के रजवाड़े के कंट्रीब्यूशन को समझ पाए होंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी शैल स्टडी हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। जी हां दोस्तों, हमने एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी पढ़ी, हमने मिडिवल पीरियड पढ़ा, हमने मॉडर्न पीरियड पढ़ा, और अभी हमने कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, और साथ ही साथ हमने नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी भी देख ली है। अगले पार्ट में हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी आजादी के बाद हमारे क्या ओपिनियंस थे, हमने कैसे हिस्ट्री को मोल्ड किया, एक नया यू टर्न कैसे आया हिस्टोरियोग्राफी में, इंडिया के अंदर कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जैसे बाबा साहेब आंबेडकर जी हों, महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे महान शख्सियत हों, इन लोगों ने कैसे एक नया दौर शुरू किया, एक नए तरीके से हिस्टोरियोग्राफी को आगे लेकर गए। ये सारी बातें जानेंगे अगले वीडियो में। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नोट डाउन कीजिएगा सारी इंपॉर्टेंट बातों को और लिख करके आंसर्स की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।